So hi, this is CEO Om Garg. So a very good morning to you all. देखिए हमने चैप्टर 1 का एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लासेस शुरू की थी, जिसमें आपको यूट्यूब के ज़रिए मैं चैप्टर्स को इन एग्ज़ाम ओरिएंटेड वे कवर करूँगा, स्पेशली इनिशियल के चैप्टर्स को। सो हमने चैप्टर 1 नेचर ऑब्जेक्टिव स्कोप ऑफ ऑडिट शुरू किया था और एंड आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। एक बार रिवाइज करा देता हूँ उस वीडियो में हमने क्या क्या देखा था। तो देखिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए हमने शुरू किया था नेचर ऑब्जेक्टिव और स्कोप ऑफ ऑडिट, जिसमें हमने पहले तो समझा था वाई ऑडिटिंग ऑडिटिंग क्यों ज़रूरी है। देखिए ये एक जनरल डिस्कशन था, पार्ट ऑफ आपके ICI मैट का नहीं है, बट सिंस इसको समझना ज़रूरी है और बहुत बेसिक है। हमने समझा था सर पहले बिजनेस में एक इवेंट होते हैं, फिर इवेंट में ट्रांजेक्शन्स होते हैं। ट्रांजेक्शन्स के दो नेचर निकलते हैं, रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर। रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन्स P&L में जाते हैं। P&L का नेट इफेक्ट हमारा या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दोनों ही कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। कैपिटल का नेट इफेक्ट हमारा अल्टीमेटली लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट जाता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे सब कुछ सिक्वेंशियल है, सब कुछ कनेक्टेड है। अगर किसी में एक भी गलती हुई तो सब कुछ लाइन से गलत हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है हर एक एस्पेक्ट का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कराना। तो यहीं से कहीं ना कहीं ऑडिट की शुरुआत हुई। और एक चीज़ और, जो एक लास्ट स्टेज होती है ना, जैसे बैलेंस शीट, इनिशियल स्टेज क्या है कि हमारे बिजनेस में कुछ इवेंट हुए, ट्रांजेक्शन्स हुए, और लास्ट स्टेज क्या है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को एज अ बेस बना के इन्वेस्टर्स डिसीजन लेते हैं कि भाई कंपनी पैसा लगाना है क्या, कंपनी को पैसा देना है क्या, कंपनी को पैसा लेंड करना है क्या, बहुत सारे डिसीजन लेते हैं। तो अगर मान के चलो अगर इन सारे एस्पेक्ट में ही कुछ ना कुछ गलतियां हैं तो बैलेंस शीट अल्टीमेटली गलत हो जाएगी। ठीक है, लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सेंसिटिव डिसीजन गलत हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे शुरू होता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ऑडिट को पढ़ना भी और ऑडिट को कराना भी। फिर हमने समझा था व्हाट इज ऑडिट। तो ऑडिट कुछ नहीं है, अगर मैं थोड़ा हाईलाइट भी करते हुए चलूँ तो ऑडिट क्या है सर, ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। इंडिपेंडेंट मतलब नाम से क्लियर है, अनबायस एग्जामिनेशन है। किसका एग्जामिनेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। किसका एग्जामिनेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसकी होगी, किसी भी एंटिटी की हो सकती है, किसी भी एंटिटी की, वो चाहे प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या प्रॉफिट ओरिएंटेड ना हो। उसका साइज मैटर नहीं करता, उसका लीगल फॉर्म मैटर नहीं करता। लीगल फॉर्म मतलब वो EOP है, BOI है, पार्टनरशिप है और LLP है। ये एग्जामिनेशन क्यों हो रहा है, हम लोग क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, ऑब्वियसली टू सर्व एन ओपिनियन, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। और ये ओपिनियन कहाँ सर्व होती है, ऑडिट रिपोर्ट में। बेसिकली ऑडिट क्या है, तो ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। किसका इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। किसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, किसी भी एंटिटी की, वो चाहे प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो। उसका लीगल साइज, उसका लीगल फॉर्म मैटर नहीं करता है। और जब एग्जामिनेशन हो रहा है विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर अपॉन, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑडिटिंग। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये शायद ये भी मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था, लेकिन लिटिल मुझे पता नहीं मैंने लास्ट वीडियो में क्या क्या कवर किया था, लेकिन मुझे जितना लग रहा है शायद मैंने कवर किया था, बट ऊपर पर जब समराइज कर दे रहा हूँ। देखिए इसमें था क्या। देखिए ऑडिट हमारे एशियन टाइम से चलती आ रही है, एशियन टाइम से, पुराने टाइम से चलती आ रही है। सर इसका क्या प्रूफ है, तो इसका प्रूफ हमको मिलता है कौटिल्य अर्थशास्त्र में। पहले भी फिक्स अकाउंटिंग ईयर फॉलो होते थे, पहले भी फिक्स अकाउंटिंग ईयर फॉलो होते थे, पहले भी क्लोजर ऑफ अकाउंट्स होता था, ऑडिट होता था। ऑडिट ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑडायर, मतलब सुनना। ठीक है, पहले के टाइम पे ऑडिटर सुनता था और देखता था कहीं एम्प्लॉइज नेग्लिजेंट या केयरलेस तो नहीं है। और फर्स्ट ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वाज अपॉइंटेड इन द ईयर 1860 फॉर बोथ द फंक्शन अकाउंटिंग एज वेल एज ऑडिटिंग फंक्शन। और यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एक आदमी दोनों काम ऐसे नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको फिर हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ रिव्यू थ्रेड बोलेंगे। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ रिव्यू थ्रेड बोलेंगे। क्योंकि आप खुद बताओ, एक मिनट, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, सेल्फ रिव्यू थ्रेड बोलेंगे। आप खुद बताओ, आप ही अकाउंट्स बना रहे हो और आप ही उसकी ऑडिट कर रहे हो, तो आप क्या कुछ गलती निकालोगे क्या, नहीं निकालोगे। इसी इसी थ्रेड को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ रिव्यू थ्रेड बोलते हैं। वैसे ये काम नहीं कर सकता है, लेकिन ठीक है 1860 के टाइम पे कौन इतना उस समय कहाँ इतने लॉ वो बने थे। ठीक है, तो ये जनरल था ऑरिजिन ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर हमने समझा था कि जस्ट सेकंड, हाँ फिर हमने समझा था कि ऑडिटर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करता है, सारी इंफॉर्मेशन को चेक करता है और फिर उसके बाद ओपिनियन देता है। तो ऑडिटर के ऊपर एक जिम्मेदारी डाली गई है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब भी वो चेक करे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस कदर चेक करे कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड ना करे। मैंने क्या बोला, देखिए ये प्रैक्टिशनर है, ये ऑडिटर है, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एग्जामिनेशन करता है, एग्जामिन करता है, उसके बाद रिपोर्ट बनाता है। तो ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस कदर एग्जामिन करे कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये किसी को मिसलीड ना करे। तो मिसलीड कब नहीं करेगी, तो ऑडिटर सिर्फ इतना इतना पॉइंट चेक कर ले, उसका काम हो जाएगा। ऑडिटर चेक कर ले कि अकाउंट्स भैया बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से बना है क्या, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर की एंट्रीज सपोर्टेड है क्या,
एंट्रीज कोई ओमिटेड तो नहीं है, इंफॉर्मेशन जो भी कन्वेड है वो क्लियर एंड अनएम्बिगियस तो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना है ना, और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है क्या ऑपरेटिंग रिजल्ट का। अगर इतना भी ऑडिटर चेक कर ले रहा है तो उसका काम हो गया। ठीक है, उसका काम कौन सा हो गया कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसरीड नहीं कर रहा है। क्या क्या अकाउंट्स कैसे बनने चाहिए, ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से। ठीक है, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर की एंट्रीज कैसे होनी चाहिए, एडिक्वेटली सपोर्टेड होनी चाहिए, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। एंट्रीज कोई ओमिटेड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन जो भी आप कन्वे करो वो क्लियर एंड अनएम्बिगियस वे में करो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनना चाहिए। ठीक है, और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स शुड प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द ऑपरेटिंग रिजल्ट। अगर ये इतना भी चेक कर लेता है तो उसका काम हो गया। ठीक है, उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी हो गई। ठीक है, ये सब बेसिक बेसिक पॉइंट था। फिर मुझे लगता है शायद इससे ज़्यादा हमने पढ़ा था। आई थिंक हमने एक चीज़ ये पढ़ी थी कि ऑडिट मैंडेटरी कब है, ऑप्शनल कब है। ठीक है, तो ये चीज़ एक बार देख लेते हैं। ये पॉइंट मैंने कटवा दिया था। यही दो पॉइंट है मैंडेटरी में। पहला, जो भी कंपनीज है जो रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, हर वो कंपनी जो रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज एक्ट कौन सा, 2013 वाला, उनको ऑडिट कराना मस्ट है। और जो भी नॉन कॉर्पोरेट है, मतलब अदर देन कंपनीज, अगर उनका टर्नओवर एक्सीड करता है 1 करोड़ से, टर्नओवर मतलब यहाँ पे सेल की बात हो रही है, सेल 1 करोड़ से एक्सीड कर रही है तो ऑडिट कराना पड़ेगा। वॉलंटरी कब है, तो ऑडिट कोई मैंडेटरी नहीं है। बेनिफिट, कभी कभी ऑडिट का बेनिफिट लेने के लिए हम ऑडिट कराते हैं, ऑडिट का बेनिफिट क्या है अभी पढ़ेंगे। और कभी कभी कंपनी इंटरनल रूल्स बना देती है कि भाई हमको हर साल ऑडिट कराना है। देखिए मैंने क्या बोला, ऑडिट कब मैंडेटरी है, जो कंपनीज रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट, जो नॉन कॉर्पोरेट है जैसे इंडिविजुअल हो गए, एचयूएफ हो गए, उनको कराना है जब उनका टर्नओवर एक्सीड करता है 1 करोड़। और बाकी वॉलंटरी कब है, एज सच मैंडेटरी नहीं है, तो बेनिफिट्स लेने के लिए हम लोग ऑडिट कराते हैं। और इंटरनल रूल्स, कभी कभी कुछ कंपनियां या कुछ कुछ एंटिटीज इंटरनल रूल्स बना देते हैं कि भाई हमको हर साल ऑडिट कराना है, भले हम उस थ्रेशोल्ड में नहीं आ रहे हैं, भले हमको हमारे पर कोई कंप्लायंस नहीं है, लेकिन फिर भी हम ऑडिट करा रहे हैं। अभी तक मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज कराया जो भी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था या समझा था। तो अभी तक का क्लियर है क्या? बताइए, अभी तक का क्लियर है क्या? बताइए, अभी तक का क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं आज की बेनिफिट्स ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, ऑडिटिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। देखिए, पहला, ऑडिटेड अकाउंट्स प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन, इट गिव्स कॉन्फिडेंस टू यूजर्स। ऑब्वियसली अगर कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड है, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड है, तो उससे यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत नहीं होगा, क्योंकि इसका हर एक एक एस्पेक्ट ऑडिटर ने चेक किया है। मैंने आपको बेसिक में ही पढ़ाया था कि हर एक एस्पेक्ट चेक किया जाता है कि सारे ट्रांजेक्शन्स करेक्टली रिकॉर्डेड हैं क्या, ट्रांजेक्शन्स के अपने एविडेंस है क्या, इवेंट्स क्या हुआ था जिसकी वजह से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुआ है, हर एक एक चीज़ चेक किया जाता है। तो इस वजह से यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। दूसरी बात यह है कि इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स गेट सेफ गार्डेड। सपोज अब शेयर होल्डर का मतलब क्या है, जो जिसके पास शेयर है उस कंपनी का। आज मेरे पास रिलायंस का शेयर है, ठीक है, अब मेरे पास रिलायंस का शेयर है। अब मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरा इंटरेस्ट ये है कि मेरा पैसा सेफ रहे, मेरा पैसा सिक्योर रहे। ठीक है, अब मैं तो डेली बेसिस पे ऑब्वियसली आई एम नॉट अलाउड कि मैं मैनेजमेंट के पास बैठूं, ऑब्वियसली मैं उनके मैनेजमेंट में बैठूं, ऑब्वियसली मैं डे टू डे अफेयर्स में तो नहीं जा सकता। अब मेरा इंटरेस्ट कौन सेफ गार्ड कर रहा है, मेरा इंटरेस्ट ऑडिटर सेफ गार्ड कर रहा है। ऑडिटर मुझे रिपोर्ट देता है, शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट देता है कि कंपनी में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या क्या डिसीजंस लिए गए, क्या क्या मर्जर्स हुए, क्या क्या बड़े बड़े इवेंट्स हुए आज कंपनी में। तो वो सारे डिसीजंस, वो सारा सब कुछ हमको एक ऑडिटर बताता है। ठीक है, उसके जरिए हमको पता चलता है, तो हमारा इंटरेस्ट कहीं ना कहीं सेफ गार्ड हो जाता है। तीसरा पॉइंट ये है कि एक ऑडिट एक्ट करता है एज अ मॉरल चेक और एम्प्लॉयज कि कहीं वो फ्रॉड तो नहीं कर रहे। भाई आप खुद सोचो, आज मुझे पता चलता है कि मेरे कंपनी में ऑडिट होने वाली है, तो कहीं ना कहीं मैं अलर्ट हो जाऊंगा और कहीं ना कहीं मैं डरूंगा कि यार नहीं, मुझे कुछ गलत नहीं करना है, तो मेरा नाम खराब होगा, मैं फायर कर दिया जाऊंगा कंपनी से, मेरी रेपुटेशन खराब होगी, मुझे कोई और कंपनी हायर नहीं करेगी। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज भी डरते हैं कि भाई ऑडिट होने वाली नहीं, हम कुछ गलत काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इट एक्ट एज अ मॉरल चेक।
फिर इट हेल्प्स गवर्नमेंट अथॉरिटीज फॉर डिटरमाइनिंग टैक्स लायबिलिटीज। ऑब्वियसली यार, एक सीए अल्टीमेटली कर क्या रहा है, सारे ट्रांजेक्शन को चेक कर रहा है, जो सही है वही रिकॉर्डेड है, जो नहीं सही है वो नहीं रिकॉर्डेड है, पीनल चेक कर रहा है, बैलेंस शीट चेक कर रहा है। तो आप अल्टीमेटली बताओ, आप सारे ट्रांजेक्शन को चेक करो, जो आने चाहिए वही आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली फायदा क्या हो रहा है, जो भी एक्सपेंसेस जो आने चाहिए वही क्लेम हो रहे हैं, और जो इनकम आनी चाहिए वही इनकम आ रही है। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं जो टैक्स सेटलमेंट में एक ऑडिटर हेल्प कर रहा है अल्टीमेटली, एक ऑडिटर टैक्स सेटलमेंट में अल्टीमेटली हेल्प कर रहा है। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। उसके बाद ऑडिट डिटेक्ट करता है फ्रॉड या एरर, ठीक है। फ्रॉड हम लोग समझते हैं इंटेंशनल कोई चीज़ होती है, एरर अनइंटेंशनल होती है। 10 रुपये का बिल था, 100 रुपये का गलती से बना दिया, एरर है। तो हम अगर सीए हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर रहे हैं, इनवॉइसेस चेक कर रहे हैं, तो बता सकते हैं भाई ये 10 का नहीं, सॉरी 100 का नहीं 10 का होना चाहिए। फ्रॉड को भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि भाई कोई कंपनी फ्रॉड करके बैठी है, तो ऑब्वियसली हम उनको बता सकते हैं कि भाई उनके सामने डाल सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा फ्रॉड आपके एम्प्लॉयज़ ने किया था या मैनेजमेंट ने किया था। फिर ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी वेरीफाइड अपॉन बाय लेंडर्स बैंकर्स। अभी मैंने आपको समझाया कि भाई हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो भाई जो भी लेंडर्स हैं वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं थोड़ा सेफ फील करते हैं। और ऑडिट में अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि हम लोग जो भी कंपनी के अंदर जो भी कंट्रोल्स लगे हैं उसको भी हम लोग रिव्यू करते हैं, और उसकी उसकी क्या बोलते हैं, उसकी कंट्रोल टेस्टिंग करते हैं कि भाई कंट्रोल सही है, सफिशिएंट है, और उसके साइज़ के हिसाब से, क्लाइंट के साइज़ के हिसाब से। तो ये सब थे बेनिफिट्स। तो बेनिफिट्स क्या क्या है, एक ऑडिटेड अकाउंट्स हमको हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन देता है, हमारा इंटरेस्ट सेव गार्ड करता है। कौन, हम जैसे शेयर होल्डर्स का, ठीक है। शेयर होल्डर्स तो डेली अफेयर्स में तो जा नहीं सकते कि भाई बिजनेस में क्या हो रहा है, चलो आज जाके बैठने हैं रिलायंस के ऑफिस के अंदर, नहीं जा सकते। तो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट कौन सेव गार्ड कर रहा है, ऑडिटर सेव गार्ड कर रहा है। ऑडिटर हमको रिपोर्ट देता है टाइम टू टाइम बेसिस पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर एक मॉरल चेक रखता है एम्प्लॉइज पे, एम्प्लॉइज डरते हैं कुछ गलत काम करने से। गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को हेल्प होती है टैक्स लाइबिलिटीज़ निकालने में। फिर एक ऑडिट में हम डिटेक्ट कर पाते हैं क्या फ्रॉड हो रहा है, क्या एरर हो रहा है। फिर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरीफाई किया जा सकता है बाई लेंडर्स बैंकर्स, वो अपने डिसीजंस को अच्छे से ले सकते हैं। और फिर ऑडिट रिव्यू करता है क्या क्या कंट्रोल्स लगे हैं वो सफिशिएंट है कि नहीं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, ठीक है, तो अभी तक का क्लियर है क्या? अभी तो वैसे आज मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है अभी आपको। हम्म, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ टर्म्स को समझते हैं, ठीक है, कुछ टर्म्स को समझते हैं, आगे बढ़ते हैं और कुछ टर्म्स को समझते हैं। ओके, ठीक है, कुछ टर्म्स को समझते हैं। अच्छा, देखिए, दो तीन बातें पहले तो आप लोग समझ लीजिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है, ठीक है। अच्छा, ये मैनेजमेंट है, ठीक है। ये क्या बनाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा। फिर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ चला जाता है, पब्लिश हो जाता है। फिर ये सारे पब्लिक के पास चला जाता है, मतलब पब्लिक इसको एक्सेस कर सकते हैं, ये पब्लिक है, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, मैनेजमेंट की ही जिम्मेदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की, इंटरनल कंट्रोल लगाने की, ठीक है। फिर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश हो जाता है पब्लिक में, पब्लिक इसको देखती है, ठीक है। अच्छा, अब इनके कुछ लीगल टर्म्स हैं, कुछ इनको नाम दिया गया है। जैसे मैनेजमेंट को हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल पार्टी, ऑडिट की लैंग्वेज में, ऑडिट की दुनिया में हम लोग मैनेजमेंट को बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल पार्टी। ऑडिट की दुनिया में मैनेजमेंट को हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल पार्टी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर। और पब्लिक को बोलते हैं हम लोग इंटेंडेड यूजर्स, पब्लिक को हम लोग बोलते हैं इंटेंडेड यूजर्स, इंटेंडेड यूजर्स, ठीक है। पब्लिक को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंडेड यूजर्स। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट डायरेक्टली पब्लिक को पब्लिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस कम होगा, कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस कम होगा, क्योंकि यहाँ पे उनको पता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड नहीं है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड नहीं है।
ठीक है। तो यहाँ ज़रूरी है इस सब्जेक्ट मैटर को इवेल्युएट कराना बाई थर्ड पार्टी या बाई प्रैक्टिशनर। यहाँ ज़रूरी है इस सब्जेक्ट मैटर को इवेल्युएट कराना बाई थर्ड पार्टी, इसको हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिशनर। थर्ड पार्टी इसको हम लोग सीए भी बोलते हैं और प्रैक्टिशनर भी बोलते हैं, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रैक्टिशनर और सीए या ऑडिटर, जो भी आपको बोलना है बोल सकते हैं। फिर इस सब्जेक्ट मैटर को इवेल्युएट करता है अगेंस्ट द क्राइटेरिया, इवेल्युएट करता है अगेंस्ट द क्राइटेरिया। अच्छा, क्राइटेरिया क्या हो सकती है, क्राइटेरिया यही हो सकती है एज पर स्टैंडर्ड्स बना है क्या, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना है क्या, ठीक है। स्टैंडर्ड दो होते हैं, एक ऑडिटिंग में भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, एक अकाउंट्स में भी स्टैंडर्ड होते हैं। धीरे धीरे पढ़ेंगे, अभी देखिए अभी आप पैनिक मत लीजिए किसी चीज़ का, टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे चीज़ें होंगी, ठीक है। तो इवेल्युएट करेगा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या होती है कि भाई एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग काम हो रहा है क्या, और एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स काम हो रहा है क्या, सब कुछ इवेल्युएट करेगा। फिर अपनी रिपोर्ट देगा, फिर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ऑडिट की रिपोर्ट जाएगी, ठीक है। अब ये दोनों साथ में जुड़ गए, अब ये पब्लिक को जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अब पब्लिक का कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा, अब पब्लिक का कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। तो कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर्स गेट्स इनहेंस्ड, कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर्स गेट्स इनहेंस्ड, ठीक है। कब, जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ऑडिट रिपोर्ट जाती है, तो कॉन्फिडेंस यूजर्स का क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो मैंने देखिए इसमें आपको क्या क्या समझाया, कुछ टर्म्स समझाए, टर्मिनोलॉजी समझाई आपको। मैनेजमेंट का क्या काम है, मैनेजमेंट का काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना और इंटरनल कंट्रोल लगाना। अभी समझ लीजिए इंटरनल कंट्रोल लगाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टाइम बहुत सारे लोग इंटरनल कंट्रोल्स लगाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी बिल्स बनेंगे, जो भी सेल एंट्रीज होंगी वो ऑथराइज होंगी, ये क्या इंटरनल कंट्रोल है। पीपी हम लोग रेगुलरली रिव्यू करेंगे, रेगुलरली वेरीफाई करेंगे, क्या इंटरनल कंट्रोल्स है। तो मैनेजमेंट का एक अल्टीमेटली भाई देखो, मैं कंपनी का मालिक हूँ, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं ही बनाऊंगा ना भाई। अब अल्टीमेटली मैं एक अकाउंटेंट से बनवा रहा हूँ, वो बात अलग है, मतलब जिम्मेदारी किसकी है, प्रेजेंट करने की, पब्लिश करने की, मेरी है ना। बनवा किस रहा हूँ वो मेरा मैटर नहीं है, मतलब मेन अकाउंटेबिलिटी मेरे ऊपर है, ठीक है, बस ये जानना की। तो मैनेजमेंट का काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना या बनवाना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम पब्लिक को पब्लिश करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, पब्लिक का कॉन्फिडेंस बूस्टअप नहीं हो रहा था, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर डायरेक्टली मैनेजमेंट पब्लिश कर दे रही है तो बहुत सारी टैंपरिंग हो सकती है, बहुत सारा मैनिपुलेशन हो सकता है, तो डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी यहाँ पे मतलब गिर जाती है, लोगों का फेथ कम हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक थर्ड पार्टी से, एक प्रैक्टिशनर से, जो कि एक चार्टेड अकाउंटेंट है, जो इंडिपेंडेंटली इस सब्जेक्ट मैटर को इवेल्युएट कर सके अगेंस्ट द क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या हो सकती है भाई, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से चेक करेगा कि भाई इनका अकाउंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना है कि नहीं बना है, और अपनी ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग करेगा। तो बहुत सारे क्राइटेरिया के हिसाब से अपनी ऑडिट करेगा, इवेल्युएट करेगा, फिर अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर देगा कि भाई रिपोर्ट में सब कुछ सही है नहीं है, सब कुछ लिख देगा, फिर वो पब्लिश करेगा। अब जब यूजर्स उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को विद ऑडिट रिपोर्ट देखेगी तो उनका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्टअप हो जाएगा। अच्छा, ओके, ठीक है। ठीक है, ये क्लियर है ना, बताइए, चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो देखिए हमने क्या क्या टर्म सीखा। एक होती है रिस्पॉन्सिबल पार्टी, रिस्पॉन्सिबल पार्टी किसको बोलते हैं, मैनेजमेंट को, ठीक है। उनका क्या काम है, उनका काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना और इंटरनल कंट्रोल लगाना, ठीक है। फिर वो क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। फिर हम लोग इवेल्युएट कराते हैं सब्जेक्ट मैटर को थर्ड पार्टी से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रैक्टिशनर। फिर वो पब्लिक में पब्लिश किया जाता है, पब्लिक में पब्लिश किया जाता है, पब्लिक को क्या बोलते हैं, इंटेंडेड यूजर्स, ठीक है। चलिए, आई थिंक ये सब क्लियर हो गया है। अब थोड़ा सा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा स्कोप ऑफ ऑडिट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं जो कि हमारा स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप का मतलब सबको पता है कि हमारा दायरा कितना है, हमारी बाउंड्रीज क्या है। मतलब सीधा सा बात ये है, ऑडिटर को कौन सा एरिया चेक करना चाहिए और कौन सा एरिया नहीं चेक करना चाहिए, वो अलाउ ही नहीं है उस एरिया को चेक करने के लिए। मतलब सीधा सीधा मतलब यही होता है स्कोप। तो स्कोप मतलब क्या वो चेक कर सकता है और क्या वो चेक नहीं कर सकता है, ये क्या वो काम कर सकता है, क्या वो काम नहीं कर सकता है, सिंपल सी बात है। तो ही विल कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ एंटिटी, जैसे इनवॉइस चेक करना, कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट चेक करना, एंट्रीज चेक करना, इंटरनल कंट्रोल चेक करना, अदर रिलेटेड आइटम्स। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कुछ जो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंपैक्ट करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंपैक्ट करता है, वो सब कुछ एक ऑडिटर चेक करेगा। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी चेक करेगा कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलायबल है, सफिशिएंट है, और प्रॉपर डिस्क्लोजर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए मैंने क्या बोला, तीन चीजें एक ऑडिटर चेक करेगा, सारे एस्पेक्ट को चेक करेगा। अब एस्पेक्ट का क्या मतलब हुआ कि भाई प्रॉपर इनवॉइस बने हैं क्या,
प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं क्या, एंट्री सही से पास हुई है क्या, कंट्रोल ढंग से लगे हैं क्या। दूसरा रिलायबिलिटी चेक करेगा, किसकी रिलायबिलिटी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी चेक करेगा, डिस्क्लोजर प्रॉपर हुए कि नहीं वो चेक करेगा। अच्छा, अब रिलायबिलिटी है क्या, डिस्क्लोजर प्रॉपर है क्या, वो कैसे चेक करेगा, तो यहाँ पे आइए देखिए, इंफॉर्मेशन रिलायबल है वो कैसे चेक करेगा, स्टडी करेगा और इवैल्यूएट करेगा अकाउंटिंग सिस्टम को, स्टडी करेगा इवैल्यूएट करेगा अकाउंटिंग सिस्टम को। अकाउंटिंग सिस्टम मतलब अगर अकाउंटिंग सिस्टम मैनुअल है, मतलब आप जो अकाउंट्स मेंटेन करो वो मैनुअली मेंटेन करते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी रिलायबिलिटी गिर जाएगी, क्योंकि आपको पता है मैनुअली अकाउंट्स मेंटेनेंस में बहुत सारे गलती होने के चांसेस है, बहुत सारा जजमेंट आप लगा सकते हो उसमें, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा उसमें मैनिपुलेशन के चांसेस हैं। तो इस वजह से जब आप अपना अकाउंट्स मैनुअली मेंटेन करते हो तो रिलायबिलिटी गिर जाती है। अब हमको ये तो चेक करना है ना, इन्फॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए, तो हम कैसे चेक कर सकते हैं भाई, स्टडी कर लो अकाउंटिंग सिस्टम की, अकाउंटिंग सिस्टम कैसा है, मैनुअली है कि ऑटोमेटेड है, और कैरी आउट कर लो सच अदर टेस्ट, इंक्वायरीज और वेरिफिकेशन, कुछ टेस्टिंग कर लो, इंक्वायरीज कर लो। अब जैसे इंक्वायरीज का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए देखिए, इंफॉर्मेशन की इंक्वायरी का मतलब क्या हो गया, जैसे आपके पास सेल दिया हुआ है 5 करोड़ का, ठीक है, और लेस लेस सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, ऐसे एक मतलब बना हुआ है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है, और उसमें दिया हुआ है 0, ठीक है, तो हम मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर सकते हैं ना, क्या सेल रिटर्न कुछ नहीं था क्या इस साल कोई भी क्रेडिट नोट इशू नहीं हुआ है। देखिए आपको पता है सेल रिटर्न के लिए हम लोग क्रेडिट नोट इशू करते हैं, सेल रिटर्न के लिए हम लोग क्रेडिट नोट इशू करते हैं, क्या कोई भी क्रेडिट नोट इशू नहीं हुआ है क्या, तो हम इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है, उससे भी रिलायबिलिटी बनती है हमारी। अच्छा, अब इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज है कि नहीं प्रॉपर्ली, वो कैसे चेक करेंगे, तो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर लेंगे अकाउंटिंग रिकॉर्ड से। अब कोई चीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में आ रहा है, कोई चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आ रहा है, इसका मतलब जो डिस्क्लोजर है वो प्रॉपर नहीं है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो चीज आ रही है तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी आनी चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट में जो चीज आ रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आनी चाहिए। अच्छा, और दूसरा हम लोग कंसीडर करेंगे मैनेजमेंट के जजमेंट को। अच्छा, अब ये क्या पॉइंट है, कंसीडर करेंगे मैनेजमेंट के जजमेंट को। देखिए मैंने आपको प्रीवियस क्लास में AS1 पढ़ाया था AS1, इधर आइए, ऐसे ही समझ में आएगा। देखिए देखिए मैंने आपको प्रीवियस क्लास में AS1 पढ़ाया था, ठीक है, AS1 में क्या कहता था कि 3 फंडामेंटल एजम्पशंस हैं, 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं, क्या क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है गोइंग कंसर्न, दूसरा है कंसिस्टेंसी, और तीसरा है अक्रूवल। ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस है, बताइए फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस है। अच्छा, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था। फिर मैंने आपको ये भी बोला था कि गोइंग कंसर्न के केस में क्या होता है कि गोइंग कंसर्न अगर आपका सेफ है, ठीक है, या फिर अनसेफ है, तो अगर सेफ है तो आप अपना अकाउंट्स बनाओगे एज पर अक्रूवल बेसिस, सेफ नहीं है तो आप बनाओगे एज पर रिलायजेबल बेसिस, ठीक है। अब सेफ है नहीं है ये मैनेजमेंट का जजमेंट है, अब कोई चीज सेफ है नहीं है ये मैनेजमेंट का जजमेंट है, ठीक है। फिर मैंने आपको ये भी बोला था अगर ये तीनों फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन फॉलो हो रहे हैं, देखिए दो चीजें फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, फॉलो हो रहे हैं तब तो नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड, फॉलो हो रहे हैं तब तो नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड, और फॉलो नहीं हो रहे हैं तो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड या डिस्क्लोजर इज मैंडेटरी। देखिए मैंने आपसे क्या बोला, ये तीनों अकाउंटिंग एजम्पशंस फॉलो हो रहे होंगे या नहीं हो रहे होंगे, तीनों फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या है, फंडामेंटल का मतलब ये है कि जब भी आप अकाउंट्स बनाओगे तो ये तीनों फॉलो होना ही होना चाहिए। मतलब गोइंग कंसर्न मतलब ये कि हमारा बिजनेस चलेगा फोर्सिबल फ्यूचर तक। दूसरा कंसिस्टेंसी, अब जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज लगाओ वो कंसिस्टेंटली लगाओ, और तीसरा अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग करो। तो अगर ये तीनों फॉलो हो रहे हैं तो आपको कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करना है कि बाबा फॉलो हो रहा है, ऐसा कुछ डिस्क्लोजर आपको नहीं देना है। लेकिन अगर फॉलो नहीं हो रहा है तीनों या तीनों में से कोई भी एक, तो आपको डिस्क्लोजर देना मैंडेटरी है। अब गोइंग कंसर्न के केस में क्या है, बहुत ज्यादा जजमेंट इन्वॉल्व है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा सिम्टम्स लग रहा हो बीइंग द ऑडिटर कि क्लाइंट का गोइंग कंसर्न इम्पैक्टेड है, ठीक है, बट क्लाइंट कह रहे हैं नहीं मेरा गोइंग कंसर्न एकदम सेफ है, क्योंकि अगले साल ये प्रोडक्ट मार्केट में बहुत अच्छा चलेगा। तो मैनेजमेंट का ये अपना जजमेंट है, मैनेजमेंट कह रहा है कि नहीं हम फोकस कर रहे हैं कि हमारा अगले साल डिमांड बहुत अच्छी आएगी, तो गोइंग कंसर्न भी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के जजमेंट पे डिपेंड करता है।
ठीक है, अब वो जजमेंट हमको देखना पड़ेगा बिंग द ऑडिटर कि वो जजमेंट एप्रोप्रिएट है कि नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, अकाउंट्स प्राइमरीली कौन बनाएगा? मैनेजमेंट। ठीक है, अब मैनेजमेंट क्या कर सकता है कि अब ये तो उसका जजमेंट है ना। अब देखिए मैंने क्या बोला, अगर फॉलो नहीं हो रहा तो डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अब मेरे हिसाब से तो फॉलो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट का जजमेंट भी तो आ गया। तो यहाँ पे यही पॉइंट है, यहाँ पे यही पॉइंट है, कंसीडर द जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट। कि अब जैसे अब आपको लग रहा है कि भाई गोइंग कंसर्न इम्पैक्ट है तो डिस्क्लोजर आना चाहिए, ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि डिस्क्लोजर आना चाहिए। बट यहाँ पे मैनेजमेंट का जजमेंट भी देखना पड़ेगा। मैनेजमेंट कह रहा है कि नहीं, हमारा गोइंग कंसर्न एकदम सेफ है, अगले साल ये प्रोडक्ट चलेगा, हम दूसरा प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, हम सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट बना रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट बना रहे हैं, चलेगा मार्केट में। तो ऐसे केस में फिर आपको मैनेजमेंट के जजमेंट्स भी देखने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए मैंने आपको क्या पढ़ाया, एक मिनट थोड़ा समराइज कर दे रहा हूँ। मैंने आपको अल्टीमेटली बस ये पढ़ाया कि सर स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या है, मतलब स्कोप में क्या आता है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ से शुरू किया। ठीक है, देखिए यहाँ क्या था, स्कोप में क्या आता है। तो स्कोप में पहला तो ये कि हमको सब सारा एस्पेक्ट चेक करना है, सारी इनवॉइसेस चेक करना है, सारे डॉक्यूमेंट चेक करना है, सारे एग्रीमेंट्स पढ़ना है, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ना है, सारा इंटरनल कंट्रोल चेक करना है, वगैरह वगैरह। मतलब जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंपैक्ट करता है, हमको सब पहलू सारा एस्पेक्ट चेक करना है। ठीक है, दूसरा इन्फॉर्मेशन की रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी चेक करनी है, मतलब इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है और रिलायबल है। सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी वाइज, रिलायबिलिटी मतलब क्वालिटी वाइज। ठीक है, तीसरा इन्फॉर्मेशन का प्रॉपर डिस्क्लोजर है कि नहीं, हमको वो चेक करना है। इन्फॉर्मेशन का प्रॉपर डिस्क्लोजर है कि नहीं है, वो चेक करना है। ठीक, अच्छा, अब इन्फॉर्मेशन रिलायबल है कि नहीं वो कैसे चेक करेंगे? तो इन्फॉर्मेशन रिलायबल है कि नहीं, दो जरिए उसका। पहला तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की और अकाउंटिंग सिस्टम की स्टडी कर लो। इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है तो मतलब इन्फॉर्मेशन रिलायबल है। अकाउंटिंग सिस्टम कैसा है, मैनुअली है, तो भाई ऑब्वियसली रिलायबिलिटी कहीं ना कहीं आपको कम रहेगी। ऑटोमेटेड है तो रिलायबिलिटी ज़्यादा रहेगी। टेस्ट कर लो, इंक्वायरीज कर लो, वेरिफिकेशन कर लो। टेस्ट का मतलब ये है कि भाई आपको दिख रहा है सेल 5 करोड़ की हुई है तो टेस्ट कर लो ना। अगर आपको दिखता है कि हाँ इन्वेंट्री में 5 करोड़ रुपए माइनस हुआ है तो कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी स्टैब्लिश हो जाएगी। इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज है कि नहीं, तो पहले तो आप कंपेयर कर लो भाई बुक्स ऑफ अकाउंट में जो डेटा आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है क्या, तो कंपेयर कर लो। और दूसरा जजमेंट को भी देखो मैनेजमेंट के। हो सकता है आपको लग रहा है कि डिस्क्लोजर होना चाहिए, बट यहाँ पे जजमेंट भी तो देखो मैनेजमेंट का। हो सकता है मैनेजमेंट का जजमेंट इस डिस्क्लोजर को अलाउ ना कर रहा हो। ठीक है, ओके। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि स्कोप में क्या नहीं आता है। ठीक है, बताइए यहाँ तक क्लियर है क्या आपको? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, फाइन, गुड इनफ। ठीक है, अब स्कोप में क्या नहीं आता है, देखिए इंपॉर्टेंट है। ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज विच फॉल आउटसाइड द डोमेन ऑफ हिज कॉम्पिटेंस। मतलब हम अपने डोमेन के बाहर जाके कोई काम नहीं करेंगे। देखिए एक ऑडिटर, एक सीए किस में एक्सपर्ट होता है? अकाउंट्स में और टैक्सेशन में, या टैक्सेशन को मैं फाइनेंस भी बोल देता हूँ। अकाउंट में फाइनेंस में एक्सपर्ट होता है। अब मैं ऑडिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली अकाउंट्स का मतलब सब कुछ हो गया कि भाई आपने फिक्स एसेट में क्या रिकॉर्ड किया है, करंट एसेट में क्या रिकॉर्ड किया है। अब फिक्स एसेट में भी हो सकता है आपने लैंड एंड बिल्डिंग रिकॉर्ड किया हो, तो भाई मैं तो लैंड एंड बिल्डिंग देखने जाऊंगा ना कि लैंड एंड बिल्डिंग एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पता चला मैं लैंड एंड बिल्डिंग देखने पहुंच गया, वहां पे स्टाफ खड़ा था, वो बोला सर आप लैंड एंड बिल्डिंग देख ही रहे हैं तो एक काम और कर दीजिए, आप इस लैंड एंड बिल्डिंग का यूजफुल लाइफ बता दीजिए कितने साल चल जाएगा, या इसमें हम कितना खर्चा कर दे रिपेयर्स में कि इसकी लाइफ बढ़ जाए। तो भाई मैं उसमें, मेरा ये काम नहीं है। ठीक है, मेरा काम है सिर्फ अकाउंट्स एंड फाइनेंस। अब फिजिकल कंडीशन कैसी है उसकी, लाइफ कितने साल चलेगा, कि क्या रिपेयर्स लगा दें कि इसकी लाइफ बढ़ जाए, तो ऑब्वियसली मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज विच फॉल आउटसाइड द स्कोप ऑफ माई कॉम्पिटेंस। दूसरा, ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट इन द ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इसका क्या मतलब हो गया, मेरा काम सिर्फ इतना है कि जो भी मुझे एक्सपेंस दिख रहा है उसको अगेंस्ट डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में रेंट एक्सपेंस दिख रहा है महीने का 5 लाख रुपए, महीने का 5 लाख रुपए दिख रहा है। तो आप इसको वेरीफाई करोगे ना रेंट एग्रीमेंट से कि भाई सच में क्या रेंट एग्रीमेंट बना है क्या 5 लाख का, आप वेरीफाई तो करोगे ना एटलीस्ट।
और अब इसके अलावा और कुछ कर सकते हो क्या? वेरीफाई भी कर सकते हो, या जो जिसकी ये प्रॉपर्टी है उससे आप कंफर्मेशन भी ले सकते हो। मतलब जो प्रॉपर्टी है, जो ओनर है प्रॉपर्टी का, एक चीज आप ये भी कर सकते हो, ओनर ऑफ प्रॉपर्टी से कंफर्मेशन भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन अब कल चल के पता चला जो ये रेंट एग्रीमेंट बना है ये फेक बना था, ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, ये फेक बना था। तो भाई यहाँ पे यही पॉइंट बोल रहा है, मेरा काम सिर्फ ये है कि अगर देखिए मेरा काम ये है कि जो भी एक्सपेंस आ रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, जैसे 5 लाख रुपए, ठीक है, तो उसको मैंने रेंट एग्रीमेंट से वेरीफाई कर लिया। और क्या कर सकता हूँ मैं, ओनर ऑफ प्रॉपर्टी से, जो भी इस एग्रीमेंट में जो ओनर थे उनसे मैंने कंफर्मेशन ले लिया, क्या सच में आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी है क्या, उसने भी, उन्होंने भी कहा कि हाँ दी है। अब कल चल के रेंट एग्रीमेंट फेक निकला, कल चल के रेंट एग्रीमेंट ही फेक निकला, तो आप मेरा गला नहीं पकड़ सकते कि ऑडिटर ने अपना काम ठीक से नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे साफ बोल दिया है, ये चीज लॉ भी एक्नॉलेज करता है कि ऑडिटर का काम है सिर्फ चीजों को वेरीफाई करना, मैं उस पर एक्सपर्ट नहीं हो सकता किसमें, ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट में। ठीक है, और यहाँ पे आई एम नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज विच फॉल आउटसाइड द डोमेन ऑफ माई कॉम्पिटेंस। चीजों को समझते भी जाइए। और तीसरा है, ऑडिट कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। देखिए, ऑडिट हम लोग सिर्फ एक दायरे में कर सकते हैं। ऑडिट में ये नहीं कर सकते, कोई अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है क्लाइंट, तो आप उसको मार नहीं सकते, धमका नहीं सकते, उसको पुलिस कस्टडी में नहीं डाल सकते। आप टाइम, आपको टाइम में भी जाना पड़ता है, मतलब टाइम, आपको टाइम बाउंडेड होना पड़ता है कि भाई आपको इतने दिन में रिपोर्ट देनी पड़ेगी अपनी। और अगर जैसे सपोज कि कोई डॉक्यूमेंट अलमीरा में रखा है, अलमीरा का लॉक गायब है, तो आप अलमीरा को तोड़ नहीं सकते हो। ये सब पावर इन्वेस्टिगेशन में होती है, ठीक है, ऑडिट में नहीं होती है। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन जैसी पावर आपके पास नहीं है। और लास्ट में, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी ये आपका काम नहीं है। मेरी बात ध्यान रखिएगा, प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन किसका काम है? मैनेजमेंट का काम है। किसका काम है? मैनेजमेंट का काम है। ठीक है, तो ये आप नहीं कर सकते हो, लेकिन सर करते तो है लोग। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर कोई अकाउंट्स बना रहा है, मेरी बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई सीए अकाउंट्स बना रहा है किसी कंपनी का, तो वो फिर उसकी ऑडिट नहीं कर सकता है। मैंने क्या बोला, अगर कोई सीए अकाउंट बना रहा है, बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है, टैली भी बनाते हैं, अकाउंट भी मेंटेन करते हैं, तो फिर वो उस अकाउंट की ऑडिट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया कि उस वजह से, नहीं तो फिर क्या आ जाएगा, सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ जाएगा। इंडिपेंडेंट फिर आप नहीं रह पाओगे, आप इंडिपेंडेंट नहीं रह पाओगे। देखिए मैंने क्या बोला, अगर कोई सीए है, वो किसी के बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है, किसकी मेंटेन करता है? ऑब्वियसली क्लाइंट की मेंटेन करेगा। ठीक है, किसी की बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है, तो फिर वो उस बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिट नहीं कर सकता है। नहीं तो क्या आ जाएगा, सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। बताइए सही है? बताइए सही है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ रिव्यू। आप अपने ही काम को क्या कर रहे हो, चेक कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप इंडिपेंडेंट कहाँ रह पाओगे, आप अपने काम में कमी कैसे निकाल पाओगे? तो ये सारी बात है। चलिए, आई होप यहाँ तक क्लियर है। बताइए। अब आइए, अब कुछ बातें समझते हैं। देखिए, देखिए प्रोफेशनल वर्ल्ड में हम अपने कस्टमर को कस्टमर नहीं बोलते, क्लाइंट बोलते हैं। ठीक है, क्लाइंट को अगर किसी सीए को अपॉइंट करना है, क्लाइंट को अगर किसी सीए को अपॉइंट करना है, तो वो उसको एक डॉक्यूमेंट देता है जिसको हम लोग बोलते हैं अपॉइंटमेंट लेटर। देखिए मैंने क्या बोला, क्लाइंट को अगर किसी सीए को अपॉइंट करना है कि भाई प्लीज़ मेरी ऑडिट कर दीजिए, मेरी कंपनी की ऑडिट कर दीजिए, तो वो ऐसे नहीं होता है। ठीक है, ओरली कुछ नहीं होता है, आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, क्या? अपॉइंटमेंट लेटर देना पड़ेगा। फिर ये तुरंत एक्सेप्ट नहीं करता, ये तुरंत एक्सेप्ट नहीं करता है, ये करता है एक्सेप्ट आफ्टर 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 द कंप्लायंस ऑफ SQC 1। पढ़ेंगे, लिख दे रहा हूँ बस, SQC 1, SA 210, SA 220, और हमारा ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं। तो ठीक है, ओके।
अब इसको यहाँ सब कुछ ठीक लगता है, ठीक है, तो उसके बाद दो ऑप्शन रहेंगे, या तो एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो। अब उसने एक्सेप्ट कर लिया मान लीजिए, अब वो उसके बाद फिर एक डॉक्यूमेंट देगा। अब अभी भी ओरली काम नहीं होगा, फिर उसको एक डॉक्यूमेंट सीए को भी देना पड़ेगा क्लाइंट को कि हाँ हम आपके ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब ये डॉक्यूमेंट को क्या बोलेंगे, एंगेजमेंट लेटर। देखिए मैंने आपसे क्या बोला, किसी क्लाइंट को अगर सीए को अपॉइंट करना है तो ऐसे अपॉइंट नहीं करेगा, यहाँ पे ओरली कोई काम नहीं होता है, उसको एक कवरिंग डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा जो बोलते हैं अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट लेटर में बाकायदा लिखा जाता है कि सर हम आपको अपॉइंट करना चाह रहे हैं। फिर एक सीए डायरेक्टली उस ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, उसको बहुत सारे कंप्लाइंसेस चेक करने पड़ेंगे, SQC1 के, ऐसे 210 के, ऐसे 220 के। क्या होता है अभी आप छोड़ दीजिए, बस इतना ध्यान रखिए स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। जैसे अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, वैसे ऑडिट में स्टैंडर्ड्स तो ना ऑडिटिंग है, इनका कंप्लाइंस चेक करना पड़ेगा। अगर सब कुछ मैच हो रहा है, सब कुछ मीट हो रहा है, सब कुछ ओके है, तब आप ऑडिट एक्सेप्ट कर लोगे। एक्सेप्ट भी ओरली नहीं करोगे, आपको भी एंगेजमेंट लेटर देना पड़ेगा कि हाँ हम आपके ऑडिट एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। इस एंगेजमेंट लेटर में कुछ बातें होती हैं, ये वैसे हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 में, अभी आप छोड़ दो क्या क्या बातें होती हैं, लेकिन इसमें भी कुछ बातें होती हैं। मैं अगर मोटा मोटी लिखूं तो ऑडिटर इसमें लिखता है बाकायदा कि हमारा स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव क्या है इस ऑडिट में, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होने वाली है इस पूरे ऑडिट में, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर एंड मैनेजमेंट, ठीक है, कौन सा FRF आप लगा रहे हो, ठीक है, और ऑडिटर किस टाइप की रिपोर्ट देने वाला है, टाइप ऑफ रिपोर्ट। तो ये सब इसमें लिखा जाता है, किसमें, एंगेजमेंट लेटर में। क्या क्या कि मेरा स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है वो लिख देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी क्या होगी और आपकी क्या होगी। FRF आप कौन सा, FRF मतलब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का फ्रेमवर्क। जैसे बहुत लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगाते हैं, बहुत लोग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगाते हैं, बड़ी कंपनियां इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगाती है तो उनके लिए फ्रेमवर्क क्या हो गया, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। छोटी कंपनियां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगाती है तो उनके लिए फ्रेमवर्क क्या हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और ऑडिटर पहले ही बता देगा कि हम किस टाइप की रिपोर्ट देने वाले हैं। टाइप ऑफ रिपोर्ट मतलब बैंक ऑडिट रिपोर्ट देने वाले हैं, कि स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट देने वाले हैं, कि इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट देने वाले हैं, कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट देने वाले हैं। तो पहले से ही क्लाइंट को क्लियर हो जाएगा कि भाई ये ऑडिट क्या कर रहा है, टैक्स ऑडिट कर रहा है कि इंटरनल ऑडिट कर रहा है कि स्टैट ऑडिट कर रहा है कि बैंक ऑडिट कर रहा है, बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो पहले से हम लोग एंगेजमेंट लेटर में ये सब चीज़ें लिख देते हैं कि भाई बाद में फिर कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, पहले क्लाइंट मुझे क्या देता है, अपॉइंटमेंट लेटर, सब कुछ ओके लगा तो फिर मैं क्लाइंट को क्या दे दूंगा, एंगेजमेंट लेटर। एंगेजमेंट लेटर में क्या होगा, अपना स्कोप डिसाइड कर दूंगा, अपना स्कोप लिख दूंगा बाकायदा, उसमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो कौन सा FRF लगा रहे हैं मैं ये भी लिख दूंगा अपने रिपोर्ट में, सॉरी एंगेजमेंट लेटर में। और लास्ट में क्या था, मैं किस टाइप की रिपोर्ट देने वाला हूँ, मतलब ये ऑडिट कैसी है, टैक्स ऑडिट है, स्टैट ऑडिट है, तो ये सब भी मैं बाकायदा लिख दूंगा ताकि लास्ट में बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। चलिए तो आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं। देखिए मैंने आपको बोला था ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच होने वाला है, तो थोड़ा सा मेरा अप्रोच थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच रहेगा, मतलब मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेंदी भी नहीं करूँगा, चीज़ों को बोरिंग नहीं करूँगा, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं भी जानता हूँ कि भाई मैं भी उस स्टेज से गुजरा हुआ हूँ कि ऑडिट लिटरली, नो डाउट एक्नॉलेज करता हूँ है बोरिंग थोड़ी सी, लेकिन थोड़ा सा हम लोग फन वे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड वे में पढ़ेंगे, थोड़ा चार्ट्स बना बना के पढ़ेंगे, थोड़ा सा नोट्स बना बना के पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। सो आई होप आपने इस छोटे से सेशन में इंजॉय किया होगा और समझा होगा क्या है चीज़ें, ठीक है। चलिए सो दिस इज़ इट, अभी के लिए इतना ही रखना है, ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।